कल बच्चों हमने कुछ पैमाने की बात की थी, ठीक है। आज हम बात करेंगे रिटर्न्स टू स्केल। रिटर्न्स टू स्केल, यह हिंदी में इसे कहते हैं पैमाने के प्रतिफल। हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं कि फर्म जब प्रोडक्शन बढ़ाना चाहती है तो वो क्या करती है, ठीक है। मान लीजिए एक फर्म जो है अपने प्रोडक्शन में कुछ इंक्रीज करना चाह रही है, तो उसके सामने दो ऑप्शंस होते हैं और वो ऑप्शन जो है समय के ऊपर निर्भर करते हैं, ठीक है। यानी जैसे आपने एक फैक्ट्री लगाई है, इस फैक्ट्री में ये 1000 पीस गारमेंट के पर डे तैयार करती है। आप अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो इसके आपके पास दो तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका ये है कि आप कुछ साधनों को स्थिर रखें और कुछ साधनों को बढ़ाएं, ठीक। और दूसरा तरीका ये कि सारे साधनों को एक साथ बढ़ाएं। जब फर्म के पास समय कम होता है, जब हम शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, जैसे मान लो 2 महीने 3 महीने 6 महीने में फर्म को प्रोडक्शन बढ़ाना है और बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन बढ़ाना है, ठीक है। आपकी फैक्ट्री जो थी वो 1000 जो है पीस बनाती थी, अब इसे मान लीजिए 5000 पीस का ऑर्डर मिलने लगेगा। कहीं से अचानक आपको लगता है कि मार्केट में डिमांड बढ़ गई और अब आपको ऑर्डर जो है वो 5000 पीस के मिलेंगे। तो आप क्या करते हो, कुछ उपाय तो वो करते हो कि आपका जल्दी में कुछ प्रोडक्शन बढ़ जाए, और कुछ उपाय ऐसे करते हो जो लंबे समय के उपाय होते हैं जिससे प्रोडक्शन की कैपेसिटी परमानेंटली आपकी बढ़ जाए, ठीक है। तो जो उपाय शॉर्ट टर्म में किए जाते हैं, शॉर्ट टर्म का मतलब अल्पकाल, जब आपके पास समय कम है और आपको उत्पादन बढ़ाना है, तो आप क्या करते हैं, इस फैक्ट्री के साइज में आप आमतौर पे वृद्धि नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, मजदूर बढ़ाते हैं और हो सकता है कुछ मशीनें भी बढ़ाएं। इसी तरीके से छोटी मोटी चीज़ें जो आप आसानी से बढ़ा सकते हैं कम समय में, उनको बढ़ा करके आप प्रोडक्शन पूरा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, लॉन्ग टर्म में आप ये देखते हैं कि भाई अगर प्रोडक्शन की डिमांड 5000 ही पीस पर डे की आएगी तो मैं इस 1000 पीस वाली फैक्ट्री से काम नहीं चला सकता, मुझे सब चीज़ें बढ़ानी पड़ेंगी। एक चीज़ नहीं बढ़ानी पड़ेगी बल्कि सब चीज़ें बढ़ानी पड़ेंगी, मुझे इसके स्केल को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि जब आपने एक चीज़ स्थिर रखी हुई है, ठीक है, कोई भी एक चीज़ या 2 चीज़ या 3 चीज़, मान लीजिए फैक्ट्री आपकी बहुत बड़ी है, आपने उसके साइज़ को जो है स्थिर रखा हुआ है, क्योंकि ज़मीन खरीदना एक लंबे वक्त का काम है, नई फैक्ट्री बनाना एक लंबे वक्त का काम है, ठीक है। या आप कहीं पे इस फैक्ट्री को डुप्लीकेट करना चाहते हैं, बिल्कुल सेम फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये सब उपाय कैसे हैं, ये लंबे टाइम के उपाय हैं। आप क्या करते हो, इसी फैक्ट्री में मजदूर बढ़ाने की कोशिश करते हो, मजदूर और मशीनें बढ़ा करके आप प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो हमें क्या होता है कि जो प्रोडक्शन प्राप्त होता है वो शुरू में कैसा होता है, जिस रेशियो में हम मजदूर बढ़ा रहे होते हैं उससे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है, ठीक। फिर धीरे धीरे क्या होता है, उस प्रोडक्शन के बढ़ने की रफ्तार कम हो जाती है और फिर एक ऐसा समय हो जाता है कि उससे ज़्यादा मजदूरों को बढ़ाना संभव नहीं होता, उससे ज़्यादा मजदूरों को हम बढ़ाएंगे तो प्रोडक्शन बढ़ने की बजाय गिरने लगेगा, ठीक है। तो इसको हमने क्या कहा था, उत्पत्ति ह्रास नियम। इस उत्पत्ति ह्रास नियम का सामना किस में करना पड़ता है, आमतौर पे शॉर्ट टर्म में आपको करना पड़ता है, ठीक है। अल्पकाल में इसका सामना आपको करना पड़ेगा,
तो इसमें क्या होता है, कल मैंने समझाया था कि प्रोपोर्शंस जो होते हैं इसके वेरी करते चले जाते हैं। ठीक है, जो फिक्स्ड हैं, जैसे मशीनें फिक्स्ड हैं, आप आदमी बढ़ाते चले जा रहे हैं तो मशीन और आदमी का रेशियो जो है वो बदलता चला जाएगा। तो कभी कभी हम ये भी कहते हैं कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस लागू है या उत्पत्ति का ह्रास नियम लागू है। ठीक है, तो ये उत्पत्ति का ह्रास नियम या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस आमतौर पे शॉर्ट टर्म में बहुत जल्दी से लागू हो जाता है, क्योंकि बहुत जल्दी ही हम जो है वो जो हमारा फिक्स फैक्टर है उस फैक्टर की कैपेसिटी तक हम बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, और उसके बाद जो है वो प्रोडक्शन में उसके बढ़ने की दर जो है वो कम होती चली जाती है और फिर आगे जा कर के गिरने लगती है। तो हम बहुत जल्दी जो है वो इस सीमा पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये आपकी ऑप्टिमम लिमिट है और ये आपका ऑप्टिमल प्रोडक्शन है। इससे ज़्यादा आप प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, ऑप्टिमम नहीं कहना चाहिए, बल्कि इससे ज़्यादा आप प्रोडक्शन करेंगे तो यहाँ से आप नुकसान में जाएंगे, क्योंकि यहाँ प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा है, गिर रहा है। ठीक, तो शॉर्ट टर्म में आपको इस चीज़ का सामना करना पड़ता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो है वो क्या होता है, हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि हम हर चीज़ में वृद्धि कर दें। अगर हमारे पास पैसे की कमी है तो हम, जैसे हम फैक्ट्री का साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे पास पैसे की कमी है, हम क्या करते हैं, बैंक से लोन ले लेते हैं। अगर 1 करोड़ रुपए की एक फैक्ट्री लगती है तो हम 1 करोड़ रुपया और लोन ले लेते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, हमें फैक्ट्री बढ़ानी है, हमने लॉन्ग टर्म में दूसरी जगह पे ज़मीन ले ली उतनी बड़ी फैक्ट्री या उससे बड़ी फैक्ट्री के लिए। ठीक है, जितने मजदूर थे उससे ज़्यादा मजदूर हमने उठा लिए। ठीक है, और नई फैक्ट्री हमने चालू कर ली, प्रोडक्शन 2 गुना, वो मतलब संसाधन हमारे 2 गुना हो गए। ठीक है, तो प्रोडक्शन हमारा 2 गुना हो गया। अब फिर हमें 3 गुना करना था, इसी तरीके से हमने 3 गुना किया, 4 गुना किया, 5 गुना किया। जिस लेवल पे भी हम प्रोडक्शंस को बढ़ाना चाहते हैं, अभी मैं छोड़ दूंगा अभी। ठीक है, बाकी बच्चों को बैठाओ। तो अगर हमें जो है, हम संसाधनों की मात्रा में सम्यक वृद्धि कर रहे हैं, सम्यक मतलब एक साथ, अगर हम एक साथ सारे साधन बढ़ा रहे हैं, ठीक है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, तो ये क्या है, चेंज ऑफ स्केल है। ठीक है, इसमें कोई भी चीज़ जो है स्थिर नहीं है, ना मशीनें स्थिर हैं, ना जमीन स्थिर है। ठीक है, ना मजदूर स्थिर हैं, इसमें हर चीज़ जो है आप लॉन्ग टर्म में हर चीज़ बदल सकते हैं। तो इसीलिए इसे जो है वो दीर्घकालीन उत्पादन फलन भी कहा जाता है। वो जो पहले पढ़ा था आपने ये वाला, इसको क्या कहा जाता है, अल्पकालीन उत्पादन फलन। ठीक है, ये जो है ये है अल्पकालीन, और ये कैसा है, दीर्घकालीन उत्पादन फलन। तो रिटर्न्स टू स्केल को दीर्घकालीन उत्पादन फलन कहा जाता है। ठीक, अब इसमें क्या होता है, रिटर्न्स टू स्केल का मतलब यह है कि प्रोडक्शन फंक्शन चाहे कैसा भी हो, ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शंस कैसा भी हो, हम जो मजदूर लगा रहे हैं, हम जो पैसा लगा रहे हैं फैक्ट्री में, हम जो चीज़ें लगा रहे हैं, हमें उसकी तुलना में रिटर्न कैसा मिल रहा है, हमें रिटर्न अपने पैसे की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता हुआ मिल रहा है या रिटर्न जो है हमारे घटते हुए हैं। ठीक है, मोटे तौर पे हम किससे नापते हैं, मोटे तौर पे रिटर्न को नापने का तरीका हमारा प्रोडक्शन। अगर हम पैसा लगा रहे हैं और वो प्रोडक्शन जो है, जितना पैसा हम लगा रहे हैं उससे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, जितने मजदूर हम लगा रहे हैं उससे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, तो क्या होगा, इसका मतलब पैमाने के वृद्धिमान प्रतिफल लागू है। ठीक है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल जो है इस वक्त काम कर रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है कि जितना हम पैसा बढ़ा रहे हैं ठीक उतना ही प्रोडक्शन बढ़ रहा है, यानी रेशियो बराबर है हमारा प्रोडक्शन का और उत्पादन साधनों का, तो क्या होगा, इसका मतलब ये है कि जैसे हम हर बार 100 मजदूरों 5 मशीनें बढ़ाते हैं तो 500 पीस बढ़ जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि रिटर्न टू स्केल बिल्कुल स्थिर हैं। जैसे जैसे हम अपनी पूंजी में और श्रम के साधनों में और दूसरे साधनों में वृद्धि करते जाएंगे, ठीक उसी प्रोपोर्शन में हमारा उत्पादन भी बढ़ता चला जाएगा। और तीसरी एक स्थिति होती है
कि हम पैसा लगा रहे हैं लेकिन प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेकिन उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा, धीरे धीरे प्रोडक्शन के बढ़ने की रफ्तार कम होती जा रही है। तो दीर्घकाल में हमें तीनों ही चीज़ों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, दीर्घकाल में हम इन तीनों ही चीज़ों का सामना करेंगे। अब इसको हम ग्राफ के ऊपर कैसे दिखाते हैं, ये मैं आपको जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कल मैंने बताया था आपको आइसोक्वेंट्स यानी सम उत्पाद वक्र, इसकी धारणा मैंने बताई थी। इसी धारणा से हम ये जानते हैं कि हमारे जो प्रोडक्शन रिटर्न टू स्केल हैं वो बढ़ते हुए हैं या घटते हुए हैं या वो स्थिर हैं, इसी से ही हमें पता चलता। जैसे मान लीजिए ये श्रम की साधन की मात्रा है, ठीक है, और ये जो है वो पूंजी की मात्रा है। ये आपके आइसोक्वेंट्स हैं। इस आइसोक्वेंट के ऊपर 1000 पीस का प्रोडक्शन है, ठीक है। एक दूसरा आइसोक्वेंट है, ये 2000 पीस का प्रोडक्शन है। फिर एक तीसरा आइसोक्वेंट है, 3000 पीस का प्रोडक्शन है। चौथा आइसोक्वेंट है, 4000 पीस का प्रोडक्शन जो है आपको मिल रहा है, ठीक है। तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि हमारे जो प्रतिफल हैं पैमाने के, यानी जब हम स्केल में चेंज कर रहे हैं तो हमको बढ़ते हुए रिटर्न मिल रहे हैं या घटते हुए रिटर्न मिल रहे हैं। तो इसको जानने का तरीका क्या है कि हम यहाँ से एक सीधी रेखा खींचते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने एक सीधी रेखा इस तरीके से खींच दी। अब ये रेखा का ढाल कितना होगा, 30 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये कैसे पता चलेगा? ये पता लगाने का एक तरीका मैंने कल जब पढ़ाया था, ये मैंने एक हिंट दिया था, ठीक, कि इसको हम कैसे पता चलाते हैं। तो ये आपका घर का काम है, आप मुझे कल पता करके बताएंगे कि इसका ढाल कितना होना चाहिए। ये पता करने का हमारे पास कोई सही तरीका है कि नहीं है, ये मैं आपके लिए कल के लिए छोड़ रहा हूँ, लेकिन अभी मैं सीधी बात कर रहा हूँ, ठीक है। हम आम तौर पे क्या करते हैं, किसी भी एंगल के ऊपर एक सीधी रेखा खींच लेते हैं, किसी भी एंगल के ऊपर 30 पे 60 पे जिस पे हमारा मन करा, हमने एक सीधी रेखा ऐसे करके खींच दी, ठीक। अब हम ये देखते हैं कि ये जो 1000 यूनिट का प्रोडक्शन है, इसको करने में हमारी कितनी श्रम लग रहा है और कितनी पूंजी लग रही है। तो यहां पे आप बताएं मुझे कितना श्रम लग रहा है, OL, ठीक, और पूंजी कितनी लग रही है, ओके। फिर क्या हुआ, हमने प्रोडक्शन बढ़ाने का निर्णय लिया, हम इस 2000 वाले आइसोक्वेंट के ऊपर गए। तो 1000 से 2000 के आइसोक्वेंट पे पहुंचने में हमारी पूंजी लगी OK डैश और श्रम लगा कितना, OL डैश, ठीक है। फिर हमने 1000 और यूनिट बढ़ाने का प्रयास किया, तो अब हमारी पूंजी कितनी लग रही है, OK डबल डैश और OL डबल डैश, ठीक। फिर हमने और बढ़ाने का प्रयास किया, OL ट्रिपल डैश और OK ट्रिपल डैश, ठीक। अब देखिए ये आइसोक्वेंट हमें क्या बता रहा है, 1000 पीस का प्रोडक्शन, ये 2000 पीस का प्रोडक्शन, ये 3000 पीस का प्रोडक्शन और 4000 पीस का प्रोडक्शन। अब देखो, जब हम शुरुआती 1000 पीस का प्रोडक्शन कर रहे थे तो उसके लिए हमें
इतनी पूंजी और इतना श्रम इस्तेमाल करना पड़ रहा था। जब हम 2000 पीस का प्रोडक्शन करने लगे तो हमें उसके लिए इतनी पूंजी और इतना श्रम इस्तेमाल करना पड़ा। इसका मतलब हमें पूंजी और श्रम बढ़ाना पड़ा। ठीक है, अपने प्रोडक्शन की मात्रा को बढ़ाने के लिए हमें पूंजी और श्रम दोनों बढ़ाने पड़े। कितने कितने बढ़ाए हमने? इतने। ठीक, और यहां पे कितना बढ़ाया? इतना। अब उसके बाद जब हम 2000 से 3000 वाले स्केल पे गए तो क्या हुआ? हमें और बढ़ाना पड़ा। ठीक, यानी अब हम इतनी उसका लेबर का इस्तेमाल कर रहे हैं और इतनी पूंजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब हमने कितनी बढ़ाई? इतनी, ये। ठीक है, और इधर इतनी बढ़ी। फिर हम 3000 से 4000 वाले उसके ऊपर गए तो क्या हुआ? हमको कितना कितना बढ़ाना पड़ा? इसकी इतनी मात्रा बढ़ानी पड़ी और इसकी इतनी मात्रा बढ़ानी पड़ी। अब देखो आप, ये जो मात्राएं हैं हमें घटती मात्राएं बढ़ानी पड़ रही हैं। ठीक है, यहां पे भी हम लेबर की घटती मात्रा बढ़ानी पड़ रही है। इसका मतलब हम 1000 उत्पादन, ठीक है, अगर 1000 का उत्पादन हम 100 मजदूरों से और 20 मशीनों से करते थे मान लीजिए। ठीक, तो अब हमने क्या किया? अगले 1000 के लिए हमने 80 मजदूर और मान लो 15 मशीनें लगाई। ठीक है, और उसके अगला 1000 बढ़ाने के लिए हमें सिर्फ 50 मजदूर और 10 ही मशीनें लगी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारे मजदूर हमें पहले से ज़्यादा काम करके दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 1000 का प्रोडक्शन कर रहे हैं इतने मजदूर और इतने वो, और अगले 1000 का प्रोडक्शन कर रहे हैं इतने मजदूर और इतनी मशीनें। ठीक है, और उससे अगले 1000 का प्रोडक्शन कर रहे हैं 50 मजदूर और 10 ही मशीनें। इसका मतलब हमें लेबर और श्रम जो है कम मात्रा में बढ़ाने की ज़रूरत पड़ रही है। इसका मतलब हमारे जो उत्पादन के साधन हैं हमें वो कैसे रिटर्न दे रहे हैं? बढ़ते हुए रिटर्न दे रहे हैं। ठीक है, हमें जो है वो बढ़ते हुए रिटर्न प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है? पैमाने के वृद्धिमान प्रतिफल, ये अवस्था दिखाती है। इससे हमें पता चल जाता है कि पैमाने के प्रतिफल बढ़ते हुए हैं। ठीक, तो अगर ग्राफ आपका इस तरीके का बनेगा तो ये बताएगा आपका पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल। ठीक है, ये हो गया। अब मान लीजिए ये स्थिति नहीं है। ठीक है, स्थिति जो बना लो अगर बनाना है तो, वरना मिटाओ। ठीक है, जिन लोगों ने कलम हिलाई भी नहीं है वो भी कह रहे हैं हाँ सर बन गया है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, जो कॉपी नहीं लाए उनके लिए तो वैसे ही बन गया। ठीक है, अगली स्थिति क्या होती है? अगली स्थिति ये होती है, क्या आ गए गेस्ट आपके? हैं? ऐसा है, कम से कम आधे बच्चे चले जाओ, कुछ बच्चे रुको। ठीक है, सिर्फ 4 या 5 बच्चे रुको, बाकी सब चले जाओ, क्लास पूरी होगी, जाओ। हाँ, मैं अभी ये कंप्लीट कर लूँ फिर मैं आ रहा हूँ। ठीक है, मैं एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, दैट्स इम्पोर्टेंट टॉपिक। मैं बच्चे हैं ना, मैं आ रहा हूँ फिर अभी 10 मिनट में। जिसको पार्टिसिपेट करना वो चला जाए। ठीक है, अब हम अगले उसकी ओर बढ़ते हैं। चले जाओ, जिसको पार्टिसिपेट करना, जिसको सुनना है चले जाओ। इसे बंद करो जरा एक मिनट। चलो चलने दो, कोई दिक्कत। नेक्स्ट, अब हमें जो है ये पता करना है कि हमारे जो रिटर्न टू स्केल हैं वो स्थिर किस अवस्था में दिखाई देते हैं। ठीक, स्थिर अवस्था किस अवस्था में दिखाई पड़ेंगे? ये कि जब हम ये आइसोक्वेंट जो है वो खींचें,
यार डिस्टर्ब मत करो, मैं कर दूंगा बंद, मेरा ये कम, दिस क्लास इज आल्सो इम्पॉर्टेंट यार। हाँ कोई बात नहीं, आई एम कमिंग। ठीक है, दिस इज आवर पोजीशन। ये हमें क्या दे रहा है? स्थिर प्रतिफल देगा। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस लगभग बराबर है। ये भी, ये 1000 का है, ये 2000 का आइसोक्वेंट है, ये 3000 का आइसोक्वेंट है, ये 4000 का आइसोक्वेंट है। और क्या है, अगर हम लाइन खींचें तो हमें ये जो दूरियां मिलेंगी, ठीक है, ये सारे डिस्टेंसेस बराबर हैं। इसका मतलब ये है कि हम इन स्तरों को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, जो पूंजी, इसके ऊपर कैपिटल है हमारी, जो पूंजी और लेबर, इसमें जो हम वृद्धियां करते हैं वो बराबर नहीं होती है, वो एक ही रेशियो में बढ़ती रहती है। ठीक है, उनका रेशियो जो है फिक्स रहता है, ये तो रहेगा ही। हमें लगभग उतनी ही मात्रा में, अगर डिस्टेंस एक बराबर है इन दोनों का, 1000 और 2000 है, तो हर बार 1000 से 2000 पे जाने के लिए हमें उतनी ही मात्रा में वृद्धि करनी पड़ेगी। ठीक है, यानी अगर हमारे शुरुआती स्टेज में ये 100 मजदूर और 5 मशीनें दे रही थी, तो हर बार हमें 1000 पीस बढ़ाने के लिए 100 मजदूर और 5 मशीनें बढ़ानी पड़ेंगी। ठीक है, एक स्थिति ऐसी भी हो सकती है जब हमें क्या हो, इसको हम कहते हैं पैमाने के स्थिर प्रतिफल। ये क्या है? पैमाने के स्थिर प्रतिफल। यहां पे रिटर्न जो है वो कांस्टेंट है, स्थिर है, फिक्स है। हर बार जो है हमें 1000 प्राप्त करने के लिए 100 और 5 की वृद्धि करनी पड़ेगी। ठीक है, यानी लेबर से प्राप्त होने वाला जो हमारे पास आउटपुट है दैट इज ऑलमोस्ट फिक्स। ठीक है, तो ये जो आउटपुट मिल रहा है हमें इन प्रोडक्शन के फोर्सेस से, फैक्टर से, ये स्थिर होता है, इसीलिए इसको हम पैमाने के स्थिर प्रतिफल कहते हैं। अब नेक्स्ट, कभी ऐसी स्थिति भी हो सकती है जब हमें पैमाने के, एक ऐसी भी स्थिति हो सकती है जब हमें पैमाने के घटते हुए प्रतिफल मिले। ठीक है, पैमाने के घटते हुए प्रतिफल हम कैसे देखेंगे? श्रम और ये मान लिया पूंजी। ठीक, मान लिया ये आपके, ये इस तरीके से एक लाइन है। ठीक, हमने यहां से एक लाइन खींची जो ये बताती है कि शुरुआती ये 1000 प्रोडक्शन का ग्राफ है, ये 2000 पीस का ग्राफ है, ये 3000 पीस का ग्राफ है, ये 4000 पीस का ग्राफ है, और ये 5000 पीस का ग्राफ है। इसका मतलब क्या है कि शुरुआत में आप ओ के कैपिटल और ओ एल लेबर का यूज कर रहे थे, फिर आप ओ के डैश कैपिटल और ओ एल डैश लेबर का यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप जो है वो ओ के डबल डैश कैपिटल, इतनी कैपिटल, और ओ एल डबल डैश लेबर का यूज कर रहे हैं। अगले स्टेज के लिए आप क्या कर रहे हैं? ओ एल ट्रिपल डैश कैपिटल और ओ के ट्रिपल डैश लेबर का यूज कर रहे हैं। यानी इसका मतलब क्या है कि हर बार 1000 पीस का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपको पहले की तुलना में ज़्यादा मात्रा में वृद्धि करनी पड़ रही है, यानी आपको पहले की तुलना में ज़्यादा लेबर लगानी पड़ रही है। ठीक है, यह पहले की तुलना में ज़्यादा कैपिटल लगानी पड़ रही है। और चूंकि हम स्केल की बात कर रहे हैं तो टोटल जो प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं वो हमें पहले की तुलना में ज़्यादा लगाने पड़ रहे हैं। शुरुआती स्टेज में 1000 की वृद्धि जो थी वो सिर्फ इतने से प्राप्त हो रही थी, इतनी मात्रा में हमने वृद्धि करी। ठीक, तो हम इस स्टेज से 1000 पीस से बढ़ के 2000 पीस की स्टेज पे आ गए। तो कैपिटल में हमने इतनी वृद्धि करी, फिर अगले 1000 की वृद्धि के लिए हमने क्या किया, लेबर में हमें इतनी वृद्धि करनी पड़ी।
और कैपिटल में हमें इतनी वृद्धि करनी पड़ी, ठीक है। और उससे अगले 1000 के लिए हमें लेबर में इतनी वृद्धि करनी पड़ी और कैपिटल में हमें इतनी वृद्धि करनी पड़ी, ठीक। और उससे अगले 1000 के लिए हमें लेबर में इतनी वृद्धि करनी पड़ी और कैपिटल में इतनी वृद्धि करनी पड़ी। तो ये वृद्धि बढ़ती जा रही ना, ये इसी तरीके से लेबर में होने वाली वृद्धियां बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि प्रोडक्शन के मतलब फैक्टर्स को हमें प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जब हम बढ़ाते हैं, जब हम स्केल इनलार्ज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं उसका, तो हमें प्रोडक्शन के फैक्टर्स में ज़्यादा तेज़ी से वृद्धि करनी पड़ रही है। यानी कोई चीज़ ऐसी है जो हमें उन प्रोडक्शन के फैक्टर्स का पूरा लाभ लेने से रोक रही है, ठीक है। अब कौन सी चीज़ ऐसी है जो हमें प्रोडक्शन का फैक्टर्स का लाभ लेने से रोकती है, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। आम तौर पे अगर हम एक ही चित्र में देखना चाहें, ठीक है, तो हम इसको कैसे करके देख सकते हैं कि कहाँ पे हमें प्रोडक्शन के बढ़ते हुए वो मिलते हैं, कहाँ पे घटते हुए रिटर्न मिलते हैं। तो इसको अगर हम एक ही चित्र में बनाना चाहें तो इसको हम आराम से बना सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। जब ये आइसोक्वेंट है, मान लीजिए 1000 का है, 2000, 3000, हम हर स्टेप पे 1000 बढ़ रहे हैं, ठीक। तो ये जो आइसोक्वेंट हैं आपके, जब ये पास आ रहे हों, ठीक है, ये पास आ रहे हैं, डिस्टेंस कम होती जा रही है। उसके बाद क्या होगा, डिस्टेंस स्थिर हो जाएगी इनकी, लगभग पैरेलल समझ लो, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ने लगेगी, ठीक है। तो ये जो रेंज है जिसमें डिस्टेंस कम हो रही है इनके बीच, ठीक है, यानी यहां से यहां तक कम हो रही है लगभग, ये रेंज जो है आपकी कैसी है, यहां पे आपके पैमाने के आपको इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रहे हैं। यानी जिस रेशियो में आप प्रोडक्शन वो संसाधनों को बढ़ा रहे हैं, प्रोडक्शन उससे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। ये जो इस रेंज है आपकी, जहाँ पे डिस्टेंस लगभग बराबर है, उसमें क्या है, पैमाने के स्थिर प्रतिफल मिल रहे हैं। और इससे आगे अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आपको घटते हुए प्रतिफल मिलेंगे, ठीक। अब सवाल यह कि ऐसा होता क्यों है, एक मन में सवाल आता ना कि ऐसा होता क्यों है, ठीक है। तो शुरुआत में क्या होता है, जैसे फर्म जो होती है जब अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहती है, जिसको हम कहते हैं स्मॉल स्केल प्रोडक्शन से जब लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे जाती है, तो उसको कुछ फ़ायदे होते हैं, ठीक है। फ़ायदे क्या होते हैं, जैसे आप बाज़ार से माल उठा रहे हो, अभी आप क्या है, जैसे 1000 कपड़ा बनाने के लिए 1000 पीस बनाते हो, ठीक है। मान लो आप 5000 मीटर जो है वो मार्केट से कपड़ा उठाते हो, तो आपको जिस रेट पे मिलता है, अगर आप 50,000 मीटर कपड़ा उठाओगे तो वो रेट कम होगा नहीं होगा, ठीक है। आप सीधे फैक्ट्री से खरीदोगे, डीलर से खरीदोगे, रेट कम होगा। जब आप बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी में चीज़ों को खरीदते हो तो क्या होता है, रेट कम हो जाते हैं, ठीक है। कच्चे माल के रेट कम हो जाते हैं, बिजली आपको सस्ती मिलने लगती है, और दूसरे जो प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं, लेबर है, लेबर भी आप क्या जो है, जब आप बहुत ज़्यादा मात्रा में लेबर को यूज़ करते हो तो वो भी सस्ती मिलने लगती है, ठीक है। तो क्या होता है, शुरुआत में जब आप प्रोडक्शन बढ़ाते हो तो आपको हर चीज़ सस्ती मिलती है, ठीक है। इनपुट कास्ट जो है वो घटती हुई होती हैं। दूसरी रीज़न क्या होता है कि शुरुआत में जब आप स्केल बढ़ाते हो तो आप क्या करते हो, बेहतर मशीनें लगाते हो, ठीक है। जैसे अभी आप जो है कुछ चीज़ें लगा लेते हो, जैसे अभी आपकी फैक्ट्री में 4 मजदूर हैं, ठीक है। अब 4 मजदूर जो हैं वो आते हैं, अपना काम करके चले जाते हैं, उनको आप देख सकते हो, ठीक है। अब जब आपकी मजदूरी में 4000 मजदूर काम करने लगते हैं तो आप हर मजदूर का हिसाब तो नहीं रख सकते, तो आप क्या करते हो कि एक मशीन लगा देते हो बायोमेट्रिक की, टाइम से आओ टाइम से जाओ, एक मशीन लगा देते हो आप उसका काम नापने की, कितना आपने काम किया, फीड करके जाओ, ठीक है। तो क्या होता है, जब इस तरीके के
जो मशीन जो है, जो 20 लाख रुपए वाली मशीन है, आप 2 करोड़ रुपए वाली मशीन ले आते हो, वो आपको ज़्यादा प्रोडक्शन करके देती है आपको, ठीक है। तो आपको क्या होता है, ज़्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी यूज़ करने का, ज़्यादा बेहतर मैनेजमेंट करने का रिटर्न जो है आपको मिलता है जब आप अपने स्केल को आप बढ़ाते हैं, ठीक है। फिर एक चीज़ और होती है कि आप जब कम छोटी जगह होती है काम करने की या छोटी फैक्ट्री है, तो आप उसमें स्पेशलिस्ट को नहीं रखते हो, आप एक आदमी से ही सारे काम कराते हो, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जब फैक्ट्री बहुत बड़ी हो जाती है तो आप वर्क का डिवीज़न कर देते हो। ये काम मतलब एक ग्रुप यही काम करेगा, दूसरा ग्रुप ये काम करेगा, तीसरा ग्रुप ये काम करेगा, चौथा ग्रुप ये काम करेगा, ठीक है। आप क्या करते हो, लेबर डिवीज़न करते हो, डिवीज़न ऑफ लेबर कहा जाता है इसे, ठीक है। जैसे मान लो एक आदमी कील बनाता है, एक बड़ा सिंपल सा उदाहरण, या एक आदमी जूता बनाता है, चलो ठीक। अब वो जब एक ही आदमी जूता बना रहा तो क्या होगा, उसे पहले चमड़े को काटना पड़ेगा, ठीक है, फिर वो उसका तला काटेगा उसी के बराबर, फिर एक आदमी मतलब कीले लगाएगा उसके ऊपर, एक गोंद चिपकाएगा, ठीक है, और फिर इस तरीके से करके 4-5 स्टेज में प्रोडक्शन होगा। जब बड़ा हो जाता है प्रोडक्शन तो हम क्या करते हैं कि एक काम के लिए एक ही आदमी रख देते, तुम्हारा काम है सिर्फ तुम काट काट के साइज काट काट के दो, सिलने से तुम्हारा कोई मतलब नहीं, ठीक है। कीले ठोकने वाले का काम सिर्फ कीले ही ठोकना है, और जो गोंद चिपका रहा है उसका काम सिर्फ गोंद ही चिपकाना है, और जो उसको सुखा रहा है उसका काम सिर्फ सुखाना ही है, जिसका काम पॉलिश करना है उसका काम पॉलिश करना है, जिसका काम सिलना है उसका काम सिलना है, ठीक है। तो क्या करते हो, आप लेबर को डिवाइड कर देते हो, डिवीज़न हो जाता है लेबर का। अब इस लेबर डिवीज़न की वजह से क्या होता है, अगर मान लो ये 10 आदमी अलग अलग काम करते और दिन भर में 20 जोड़ी जूते बनाते, ठीक है, और आदमी अलग अलग काम कर रहे हैं, मतलब अलग अलग अपनी जिम्मेदारी बांट दी, तो अब ये 20 नहीं बनाएंगे, ये हो सकता है 30 जोड़ी जूते बनाए, फायदा मिलेगा इस प्रोसेस का, ठीक है। इस प्रोसेस का फायदा मिलेगा कि इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। फिर क्या होगा, धीरे धीरे इनकी काम करने की स्पीड बढ़ जाएगी। जो आदमी सिर्फ काट ही रहा है वो फटाफट फटाफट फटाफट, कभी देखा ना काम करते हुए लोगों को, जो एक ही काम करते हैं वो कितनी तेजी से करते हैं, ठीक है, उनका काम बहुत फास्ट होता है जो सिर्फ एक ही काम करते हैं, तो उनमें एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। उस एफिशिएंसी के बढ़ते हुए लाभ भी आपको मिलेंगे, तो आपका कुल मिला के प्रोडक्शन जो है इस रेंज में तेजी से बढ़ेगा, ठीक है। फिर कुछ समय बाद एक ऐसी स्थिति आएगी जहां आपके लिए पहले मतलब बेहतर टेक्नोलॉजी लाना संभव नहीं रह जाएगा, ठीक है। जो मार्केट में बेस्ट टेक्नोलॉजी होगी वो आप एक तरीके से यूज़ कर रहे होंगे, जो फ़ायदे आपको मार्केट से मिलने थे वो आपने सारे के सारे ले लिए, ठीक है। कच्चे माल का फ़ायदा भी ले लिया, सस्ते लोन का फ़ायदा भी ले लिया, और सस्ती लेबर का फ़ायदा भी ले लिया, सब फ़ायदे आपने ले लिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, आप इस रेंज में ऑपरेट करना शुरू कर देते हो, आपके पैमाने के प्रतिफल स्थिर हो जाते हैं। मोस्टली फर्म्स जो हैं वो इसी रेंज में ऑपरेट करती हैं, ठीक है। ये उनके ऑपरेशन की रेंज होती है जब वो पैमाने के, जब वो स्केल बढ़ाती हैं तो या तो वो इस रेंज में ऑपरेट करती हैं, उनकी लागतें घट रही होती हैं, जो फर्में विस्तार कर रही होती हैं वो इस रेंज में ऑपरेट कर रही होती हैं, या वो इस रेंज में विस्तार करती हैं। इस रेंज में क्या होता है, आगे जा करके क्या होता है, कुछ डिसइकोनॉमीज हो जाती हैं। ये जो सब चीज़ें मैंने बताई इन्हें क्या कहा जाता है, इकोनॉमीज। ये जो फायदे होते हैं हमें, ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है, इकोनॉमीज, ठीक है। फायदे बचते हैं, ये आदमी को बचत होती है, ठीक है। इसमें इंटरनल इकोनॉमीज होती हैं, एक्सटर्नल इकोनॉमीज होती हैं। इंटरनल मतलब वो जो आपने फर्म के अंदर अपने मैनेजमेंट को, अपने टेक्नोलॉजी को सुधार करके जो मतलब फर्म की एफिशिएंसी बढ़ा ली, दैट इज इंटरनल इकोनॉमी, ठीक है। और जो एक्सटर्नल इकोनॉमीज होती हैं वो क्या हैं, जो जैसे आपकी फर्म जो है किसी ऐसे इलाके में आपने लगाई जहाँ पे हर चीज़ सस्ती मिलती है, तो वो जो इकोनॉमी मिल रही है वो क्या है, एक्सटर्नल इकोनॉमी। वो एक्सटर्नल इकोनॉमीज उस इलाके में जितनी भी फर्म काम कर रही होंगी
उस स्केल पे जितनी फर्म काम करेंगी सबको मिलेगी। ठीक है, जो एक्सटर्नल इकोनॉमीज होती हैं वो क्या होती हैं, वो सबको मिलती हैं, ओपन टू ऑल होती हैं। और जो इंटरनल इकोनॉमीज होती हैं वो कैसी होती हैं, वो इंडिविजुअल होती हैं, वो सिर्फ आप ही की फैक्ट्री में आप ही को मिलती हैं। ठीक है, तो ये जो है ये आपको इकोनॉमीज मिलती हैं, फायदे होते हैं। इस वजह से जब आप स्केल बढ़ाते हैं तो आपकी लागतें गिरती हुई होती हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, जब आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इस रिटर्न ऐसे हैं, तो लागतें आपकी ऐसी होती हैं, नीचे गिरती हुई। ठीक है, फिर क्या होता है, एक ऐसी स्थिति आ जाती है जिसके आगे मार्केट में कच्चा माल कम पड़ने लगता है। ठीक है, प्रोडक्शन कैपेसिटी का विस्तार होता चला गया, धीरे धीरे क्या होगा, कच्चा माल मिलना हो सकता है बंद हो जाए। ठीक है, बाजार में अच्छे मैनेजरों की कमी हो जाए, बाजार में बढ़िया लेबर की कमी हो जाए, बाजार में अच्छी मशीनों की कमी हो जाए, कोई एक्सटर्नल कोई शॉक लग जाए, किसी मार्केट में कुछ हो जाए। ठीक है, फिर वहाँ पे एक्सीडेंट की संभावना शुरू होती है। जब आप बहुत ज़्यादा बड़े हो गए होते हैं तो फिर वहाँ पे कुछ एक्सीडेंट की संभावनाएं होती हैं जो आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस को डिसरप्ट कर सकती हैं, जो उसे पटरी से उतार सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि तब आपको फिर इस रेंज में आ जाओगे, तब आपको क्या होगा, अब जब आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो अब आपको पहले की तुलना में थोड़ा ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। और जैसे जैसे प्रोडक्शन रिसोर्सेज स्केयर होते जाएंगे इकोनॉमी के अंदर, वैसे वैसे आपको जो है वो कॉस्ट बढ़ती जाएंगी, रिटर्न्स कम होते जाएंगे। ठीक है, और डिस इकोनॉमीज जो हैं वो बढ़ती जाएंगी। इसको हम क्या कहेंगे, डिस इकोनॉमी। ठीक है, डिस इकोनॉमीज, वो मैंने जल्दी में लिख दिया है। ठीक है, तो ये आपका है जिसकी वजह से फर्म, अब आपने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया कि फर्म जब अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहेगी तो वो दो तरीके से बढ़ा सकती है। ठीक है, अल्पकाल में और दीर्घकाल में। शुरुआती जब प्रोडक्शन बढ़ाने की बात आती है तो सारी फर्म्स जो होती हैं वो अल्पकाल में ही प्रयास करती हैं कि मतलब किसी तरीके से थोड़े से अपने लेबर बढ़ा के, या जैसे मशीनें बढ़ा करके, ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ा लीजिए। जैसे अभी एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कोरोना फैला, कोरोना काल में मास्क की डिमांड बहुत बढ़ गई। ठीक है, तो लोगों को पक्का भरोसा तो नहीं है ये डिमांड लंबी चलने वाली है, तो वो क्या करेंगे, इसके लिए उन्होंने मास्क बढ़ाने का, सैनिटाइजर बढ़ाने का उपाय किया। ठीक है, लेकिन शॉर्ट टर्म मेजर्स लिए हैं। अभी जो उनके मेजर्स हैं ऐसी क्या हैं, शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं, अल्पकालीन मेजर्स हैं। उन्होंने अपने में ही थोड़े से, जैसे कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री, उसने कपड़ा बनाना बंद करके उसकी जगह मास्क बनवाना शुरू कर दिया, कुछ भी नहीं लगा एक्स्ट्रा। ठीक है, तो जब डिमांड जब अनसर्टेन होती है, जब प्रोडक्ट की डिमांड अनसर्टेन होती है, हमें नहीं मालूम कि ये जो मांग में वृद्धि हुई है ये बहुत लंबे समय तक कायम रहेगी या नहीं रहेगी। ठीक है, हम श्योर नहीं होते, हमें ये होता है कि पता नहीं, मतलब मांग आज है कल होगी कि नहीं होगी। जब ऐसी स्थिति होती है तो हम जो स्टेप लेते हैं वो किसके, मतलब हम क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म मेजर्स लेते हैं, और हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के तहत जो है वो ऑपरेट करते हैं। तब वहाँ पे जो है यही वाला नियम लागू होगा, टोटल प्रोडक्शन वाला। ठीक है, और ये आपका जो है वो इस तरीके से मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन के ग्राफ जो है दिखाई देंगे। ठीक, जब फर्में सर्टेन हो जाती है कि भाई अब ये जो डिमांड निकल के आई है अब ये लंबे वक्त तक रहने वाली है, ठीक, तो फिर वो क्या करते हैं, परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट बना लेते हैं और परमानेंट फैक्ट्रियां बन जाती हैं, स्केल अप कर लेते हैं प्रोडक्शन को। ठीक, और उसमें जो है आपको बढ़ा हुआ प्रोडक्शन मिलने लगता है। तो तब जो उनके ऊपर जो नियम लागू होते हैं वो क्या होते हैं, रिटर्न टू स्केल। ठीक, तो आमतौर पे दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती रहती हैं। कुछ फर्म्स ऐसी होती हैं जो विस्तार कर रही होती हैं इकोनॉमी में, ठीक है, तो वो अपने स्केल को बढ़ा रही हैं। कुछ फर्म ऐसी हैं जो टेम्पररी अरेंजमेंट कर रही हैं, तो वो जो है वो कुछ साधनों को स्थिर रख के कुछ इनपुट्स को बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं। तो ये दोनों ही तरीके की फर्में जो हैं वो एक साथ, अल्पकालीन और दीर्घकालीन एक साथ चलता रहता। ठीक,
तो ये दोनों नियम के अंतर्गत जो है प्रोडक्शन होता है। और कुल मिला के दोनों का लब्बो-लुआब यही है कि जब आप प्रोडक्शन ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो एक सीमा के बाद आपको घटते हुए रिटर्न्स अवश्य मिलते हैं। ठीक है, ओके, नाउ स्विच ऑफ, बंद कर दो अब जाके।